बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एंटी पेपर लीक बिल के साथ, जिस पर अब राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आज पीएमओ ने मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बिल को राज्यसभा में पेश किया और उन्होंने इस दौरान यूपीए सरकार और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी करप्शन फ्री एग्जाम के लिए कोई कदम नहीं उठाया और उन्हें पीएम मोदी को थैंक यू बोलना चाहिए कि उनके अधूरे एजेंडे को मोदी सरकार लागू कर रही है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बिल से पेपर लीक नहीं रुकेगा। इसके अलावा खड़गे ने छात्रों पर लाठीचार्ज और दूसरे एक्शन के लिए गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। I'm sure they will appreciate and सर मैं शुरू करता हूं unfinished agenda left by UPA is being completed and brought to conclusion by the ND. As per this new law, the investigation will be complete in 2 months, followed by trial in 3 months, 5 mahine. We did not allow indefinitely running trials, which was happening in the earlier governments. Just as they took 70 years to erase out Article 370, which was their commitment, they took 33 years not to bring in National Testing Agency. आप होम मिनिस्टर को हिफाजत करना चाहते हैं, लेकिन बहुत दिन हिफाजत नहीं कर सकते। इस पूरे घटनाक्रम का सर्वोच्च सूत्रधार कौन थे? कौन थे? अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इन सवालों का जवाब अगर उनके पास नहीं है, अगर वो सफाई नहीं दे सकते यहाँ आकर, वो सदन में आकर ही देना। मैं बाहर पूछ रहा हूँ थोड़ी, तो आना और वो देना चाहिए। और खासकर इस कारणों के लिए, इस वजह से वो जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री उनको पूछना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि नीट पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फायरिंग में घायल हुए प्रदर्शनकारियों का उचित इलाज करने के लिए भी सरकार को कहा है। और पूरी जानकारी अब इस खबर पर दे रहे हैं सीमन चंदा। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। इस दौरान पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ा था। कई प्रदर्शनकारियों को इसमें चोटें भी आई थी, तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि जो पैलेट गन का इस्तेमाल है उसके ऊपर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व शामिल हो सकते हैं जो कि पुलिस के ऊपर पथराव भी कर सकते हैं, तो ऐसे में हम किस तरह से पुलिस को निर्देश दे सकते हैं कि वो पैलेट गन का इस्तेमाल ना करे। तो स्थिति को ध्यान में रखते हुए पुलिस को पैलेट गन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आरएएफ ने जो भी पैलेट गन का इस्तेमाल किया उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति इस दौरान हिंसा के दौरान जो भी इस व्यक्ति इसमें घायल हुए उनका इलाज भी अस्पतालों में कराया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई आगे भी करेगा। बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, फेसबुक से प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने के मामले में मेटा ने सरकार को जवाब दे दिया है। कंपनी के मुताबिक अब प्रमुख व्यक्तियों का अकाउंट प्रोटोकॉल अलग से नए प्रोटोकॉल का पालन मेटा की तरफ से किया जाएगा, ये जवाब में कहा गया है। और साथ ही साथ आईटी सेक्रेटरी ने भी बताया है कि अगले कुछ दिनों में मेटा के ग्लोबल अधिकारी भारत में आएंगे और सरकार उनसे तकनीकी मुद्दों पर बातचीत करेगी। No, they have written to us. Meta has written to government expressing regret over the incident and that it had happened. They've also given us the reasons, their understanding of the reason why it happened, and they've also indicated that as of 28th of July, they have established new protocols relating to accounts of prominent persons to avoid such a situation from recurring. चलिए अब आपको सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर बताते हैं। 2 व्हीलर ईवी के लिए सब्सिडी जारी रह सकती है। स्कीम को 2028 तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। इस एक्सक्लूसिव खबर की पूरी डिटेल बता रहे हैं संवाददाता रोहन सिंह।
जी दरअसल हर ईवी टू व्हीलर पे इस वक्त सरकार एक 5,000 रुपये तक की मैक्सिमम सब्सिडी देती है। ये जो सब्सिडी दी जाती है ये पीएम ई ड्राइव स्कीम के तहत दी जाती है, लेकिन ये जो स्कीम है इसकी डेडलाइन खत्म हो रही है 31 जुलाई को। और ऑटो इंडस्ट्री, ईवी टू व्हीलर इंडस्ट्री काफ़ी समय से मांग कर रही थी क्लैरिटी की कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर क्या सरकार का व्यू है। तो अब जो सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार इस स्कीम को ईवी टू व्हीलर्स के लिए आगे बढ़ाना चाहती है। करीब 2 साल तक आगे बढ़ाने का प्रपोजल रखा गया है, यानी कि मार्च 2028 तक इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। जो सब्सिडी का अमाउंट है वो उतना ही रहेगा जितना अभी है, यानी कि 2,500 रुपये प्रति किलोवाट आवर और 5,000 रुपये मैक्सिमम एक व्हीकल पर। लेकिन जो अवधि है वो बढ़ा दी जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इससे करीब 19-20 लाख और व्हीकल्स जो हैं वो सब्सिडी के अंदर वो ला पाएंगे अगले समय में। इस वक्त जो ईवी स्पेस में, जो टू व्हीलर स्पेस में ईवी पेनिट्रेशन है वो लगभग 8% है। सरकार चाहती है जब तक 10 या 15% तक ना हो तब तक सब्सिडी को जारी रखी जाए। 1,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जरूरत पड़ेगी इस टॉपअप के लिए। हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने एक चिट्ठी लिखी है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और जैसे ही वहां से अप्रूवल आ जाता है इस एक्सटेंशन को नोटिफाई किया जा सकता है। कल यानी 31 जुलाई को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। ऐसे में टैक्स पेयर्स के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। कौन सा आईटीआर फॉर्म भरे, कौन कौन से दस्तावेज जरूरी है, किसे रिटर्न भरना चाहिए। तो आईटीआर से जुड़े आपके हर सवाल का आसान और सटीक जवाब जानने के लिए सुनिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय की टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली के साथ खास बातचीत। माल पानी कमा रहे हैं, रिटर्न फाइल किया कि नहीं किया, उलझन है, कंफ्यूजन है, सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे। कोहली साहब हमारे साथ है। कोहली साहब, अगर हमारी आमदनी मान लिया जाए 2.5 लाख रुपए है, रिटर्न फाइल करना चाहिए? 2.5 लाख है, ओल्ड रजीम में है, उससे नीचे है, साधारणतया नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी आमदनी 4 लाख रुपए है तो न्यू रजीम में है, पहले चेक कर लीजिए ओल्ड और न्यू रजीम के हिसाब से। अगर न्यू रजीम चूज कर रहे हैं तो 4 लाख, वो 2.5 लाख 4 लाख बन जाता है, फिर जरूरत नहीं है। पर अगर रिफंड, मैं उस पर आऊंगा। मान लिया हमारी आमदनी 2,51,000 रुपए है तो फिर फाइल करना पड़ेगा अगर ओल्ड रजीम में जा रहे हैं। अगर मान लिया 2.5 लाख से कम है तो किन किन हालात में फाइल करना हो? तो फिर रिफंड है, सबसे पहले तो रिफंड है, फाइल करना पड़ेगा। कोई बैंक में बड़े ट्रांजैक्शन किए हैं आपने तो फाइल करना पड़ेगा। कोई प्रॉपर्टी जिसमें ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है पर ट्रांजैक्शन किया है तो फाइल करना चाहिए। अगर हमने साल भर में 1 लाख से ज्यादा बिजली का बिल चुकाया, आमदनी 2.5 लाख से कम है, तो फिर करना चाहिए। इन सारे हालात में फिर तो वो सारे के सारे क्रेडिट कार्ड में आपने 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया है, आपने बिजली का बिल 1 लाख से ज्यादा भरा है, फिर वो सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है। आपकी आमदनी 2.5 लाख से कम हो या 4 लाख से कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक सवाल और, चलिए हम रिटर्न फाइल करने चल देते हैं। फॉर्म कैसे चुने? फॉर्म चुने अगर आपकी सैलरी से इनकम है, एक प्रॉपर्टी है और थोड़ा बहुत कैपिटल गेन है, ITR 1। अच्छा। अगर आपका कैपिटल लॉस है, शेयर में ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं, ITR 2। और अगर आपकी साथ में कंसल्टेंसी या बिजनेस इनकम है, ITR 3। और अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्स यानी कि जिसमें वो बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं रखनी होती तो फिर ITR 4। उसको सुगम कहते हैं, पहले वाले को सरल कहते हैं। सरल भाषा में, अगर हमें सिर्फ सैलरी से आमदनी है तो कौन सा फॉर्म? अगर खाली सैलरी से आमदनी है तो ITR 1 चल जाएगा। शर्त यह है कि एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और आपका कैपिटल लॉस वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर इतना है, ये 3 सोर्सेस हैं तो ITR 1 चल जाएगा। सैलरी चाहे कितनी भी हो? सैलरी चाहे नहीं, सैलरी कितनी भी हो नहीं चलेगा, 50 लाख तक का है। अच्छा, 50 लाख से ज्यादा सैलरी है, सिर्फ सैलरी से आमदनी है तब? तो फिर ITR 2 पे आ जाइए। अच्छा, मान लिया सैलरी से आमदनी, थोड़ा बहुत शेयर से आमदनी हो रही है तो? थोड़ी बहुत शेयर्स में आमदनी हो रही है, 50 लाख से कम सैलरी है, ITR 1 चल जाएगा। ITR 1 चल जाएगा। और मान लिया शेयर से ठीक ठाक आमदनी हो, घर से आमदनी हो रही है, 2 प्रॉपर्टी हो तो? ITR 2 पे चले जाइए, आंख बंद कर। तो ज्यादातर मामले में ITR 2 फाइल। ITR 2 थोड़ा लंबा है। अच्छा, मान लिया जाए 31 जुलाई नजदीक आ गई, अब तो ITR फाइल करने का आखिरी समय है। दस्तावेज नहीं है लोगों के पास, कंफ्यूजन है, किसी के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, किसी के पास कैपिटल गेन्स लॉस का हिसाब किताब नहीं, क्या करें? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। मान लीजिए आप फंस गए हैं, कोई कागज नहीं आया है, तो इसमें बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, आप 2 चीजें कर सकते हैं। या तो आप बिलेटेड रिटर्न का फायदा उठा सकते हैं, यानी कि 31 दिसंबर तक आप एक फी जमा करके फाइल कर सकते हैं। और कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि रिटर्न फाइल कर रहे हैं आधी अधूरी, उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर तक बिना फी दिए और 31 मार्च तक 5,000 रुपए फी देके, तो ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मान लिया हम 5,000 रुपए देने को तैयार, हम सोचे 31 जुलाई के बाद ही करेंगे, तो नुकसान है क्या? देखिए, बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न को बहुत अच्छे से देखा नहीं जाता है। तो मैं ये सलाह दूंगा, मजबूरी हो तभी करिए, जानबूझ के या आलस में आके के छोड़ो अभी तो आज 2 दिन में मेरे से नहीं हो पाएगा, ये सोच के मत करें। नहीं तो क्या करें? नहीं, फिर फाइल कर दीजिए ना। फाइल कर, जितनी जानकारी उतने से फाइल कर, उतना फाइल कर दीजिए। क्योंकि अगर देखिए, अगर कागजात ही नहीं है, दस्तावेज ही नहीं है, फिर तो आप मजबूरी है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे लोग लक्ष्मण एक और काम कर रहे हैं, तीसरा, वो क्या कर रहे हैं कि उनकी जो मान लीजिए कहीं से ट्यूशन वगैरह की कमाई है, कहीं छोटी मोटी कंसल्टेंसी आई, उसको फिर वो बिजनेस रिटर्न में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी डेट फिर 31 अगस्त हो जाती है। अच्छा, तो उसको वो बिजनेस कैटेगरी में लेके तो 1 महीने का समय और मिल जाता है।
चलिए अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसने 2026 में करोड़ों भारतीयों के स्मार्टफोन में अपनी जगह बना ली है। आम स्मार्टफोन से लेकर ऑफिस के डेस्कटॉप तक LLM से काम लिया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या काम लिया जा रहा है। एंथ्रोपिक इकोनॉमिक इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में AI का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होमवर्क के लिए किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा गया है रिपोर्ट में, बता रहे हैं रोहन सिंह। क्या आपको पता है भारत में लोग सबसे ज़्यादा AI का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए करते हैं? ये बिजनेस के लिए नहीं है, ये वेब डेवलपमेंट के लिए नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है होमवर्क करने के लिए। जी हाँ, एंथ्रोपिक जो कि बहुत ही फेमस AI कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट लॉन्च की है, इंडिया सेंट्रिक रिपोर्ट है। उसमें ये पता चला है कि भारत में जो AI के यूज़र्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पे आता है वो है होमवर्क के लिए 7.9% लोग AI का यूज़ करते हैं। वेब डेवलपमेंट के लिए 5.1% है। चाहे राइटिंग के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो सेल्फ प्रेजेंटेशन राइटिंग हो, 4.6% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर प्रमोशनल राइटिंग है या बिजनेस राइटिंग है तो वो 4.6% लोग यहाँ भी आपको देख रहे हैं जो कि AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस में भी बड़ी संख्या में लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिजनेस शुरू करने के लिए 3.6% लोग, और बिजनेस का जो ऑपरेशन है उसके लिए 3% लोग AI का यूज़ कर रहे हैं। ये इस जो रिपोर्ट है इसमें पता चला है। अच्छा, अगर ब्रॉडर कैटेगरीज में देखा जाए तो किन चीज़ों में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है? कंटेंट क्रिएशन, जो इन्फ्लुएंसर्स है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, 22.1% कंटेंट क्रिएटर्स जो है वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सबसे बड़ी संख्या है। एजुकेशनल और लर्निंग में अगर आप देखें 19.3% लोग यूज़ कर रहे हैं। वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अगर आप देखें 16.2% लोग इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कोडिंग की जो ज़रूरत है बहुत हद तक AI ने हटा दी है। इसके अलावा रिसर्च और इंटेलिजेंस के लिए 9.5% लोग AI का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें दुनिया से कैसे कंपेयर करते हैं, बाकी देशों में लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं, भारत में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में भारतीय सबसे ज़्यादा AI का यूज़ कर रहे हैं। ये बाकी देशों के मुकाबले 2 गुना ज़्यादा है। साथ ही अगर ऐप बिल्डिंग की बात करें 80% ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले भारतीय जो है वो AI का इस्तेमाल। और डॉक्यूमेंट ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो 60% इस्तेमाल भारतीय ज़्यादा कर रहे हैं बाकी देशों के मुकाबले। साथ ही अगर वेब और सॉफ्टवेयर में अगर देखें तो यहाँ भी हम ग्लोबल जो एवरेज है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो बड़ी संख्या में लोग भारतीय जो है खासतौर पे AI का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनिया में नंबर 1 पे है अमेरिका, जहाँ सबसे ज़्यादा जो क्लॉड है, एंथ्रोपिक है, उसका यूज़ हो रहा है। लेकिन उसके बाद आता है भारत का नंबर 7.1% है, सेकेंड नंबर भारतीय आते हैं। इसके अलावा फ्रांस, UK और ब्राज़ील का नंबर भी इसके बाद आता है। तो ये साफ दिखा रहा है कि बड़ी संख्या में भारतीय अब AI को अपना रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है होमवर्क के लिए। अगर आप ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करने वाले हैं तो आपका सफर आसान होने वाला है। रेलवे कल यानी 31 जुलाई से कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए ऑनलाइन सामान बुकिंग की सुविधा शुरू करने जा रही है। यानी अब सामान बुक कराने के लिए आपको स्टेशन के लगेज ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं, वो भी ज्यादा सामान के साथ, तो अब आपके लिए एक नई सुविधा की शुरुआत होने जा रही है। आपके पास जो एक्स्ट्रा पर्सनल लगेज है उसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करा सकेंगे। ये सुविधा 31 जुलाई से शुरू होने जा रही है। खास तौर पर ऐसे यात्रियों को फायदा मिलेगा जो लंबी दूरी पर यात्रा करते हैं। और फेस्टिव सीजन भी आने वाला है और उस दौरान हम अक्सर देखते हैं कि जो फुटफॉल है वो बढ़ जाती है और सामान भी ज्यादा होता है। तो ऐसे यात्रियों को बड़ी राहत के तौर पर इस कदम को देखा जा सकता है। और इस वक्त जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैं लगेज काउंटर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये पर्सनल लगेजेस है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है और दूसरा सामान है जो कि दिल्ली से किसी दूसरी जगह पर भेजा जा रहा है। तो अभी इनके लिए ये है कि इनको लगेज काउंटर पर आना है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं पूरी कागजी जो प्रक्रिया है वो करनी है और ये कागजी प्रक्रिया के बाद ही यहाँ पर मेजरमेंट किया जाएगा, वजन तौला जाएगा और उसके बाद आपको ये परमिशन दी जाएगी कि आप ये आगे लेकर जा सकते हैं। लेकिन अब ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है ये ऑनलाइन ही हो जाएगा। हमारे साथ कुछ यात्री भी मौजूद है। आप ये जो सामान लेकर जा रहे हैं कहाँ भेज रहे हैं? दिल्ली से। मैम पटना। तो कितनी देर हो गई है यहाँ पर आए हुए? अभी तो 1 घंटे हो गए हैं। 1 घंटा हो गया है। तो क्या कुछ बताया जा रहा है? कुछ फॉर्म भरा आपने? कैसा? हाँ, फॉर्म भरा है, बाकी पैकिंग ठीक नहीं था, पैकिंग कराया है। अच्छा, बस प्रोसेस कर रहे हैं मैम। और कितना पैसा लग रहा है? अभी तो पता नहीं है पैसे कितने लग रहे हैं, लेकिन टाइम तो ज्यादा लग रहा है ना यहाँ पर? हाँ टाइम तो हम लेंगे, बहुत रश है ना मैम, बहुत भीड़ है।
इसीलिए। तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने बताया कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया और अब तक इनका नंबर नहीं आया है, तो यही जो असुविधा यात्रियों को हो रही है, इसी को पूरा डिजिटाइज करने जा रही है रेल मंत्रालय, और सुविधा खासतौर पर ऐसे यात्रियों को जरूर फायदा पहुंचाएगी। और फेस्टिव सीजन जिस तरह से मैंने पहले भी जिक्र किया कि उस दौरान इस तरह का कदम एक राहत भरा साबित हो सकता है। दीपाली नंदा, दिल्ली। चलिए बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसमें भारत ने तीसरा गोल्ड हासिल कर लिया है। दिलीप महादू गावित तीसरा गोल्ड भारत को दिलवाने में सफल रहे हैं। गावित ने पैरा T47 कैटेगरी में 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत के मोहम्मद बासिल ने इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया है। इसके अलावा मुरली शंकर ने 8.09 मीटर की छलांग लगाकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अब भारत के खाते में 3 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज समेत 15 मेडल हो गए हैं और भारत एक बार फिर से टैली में 8वें नंबर पर आ गया है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया अभी भी 47 गोल्ड समेत टॉप पर बना हुआ है। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। महाराष्ट्र FDA ने कानून का हवाला देते हुए राज्यों के स्कूलों को कैंटीन, हॉस्टल में जंक फूड की बिक्री बंद करने को कहा है। क्या ये नियम है और क्या ये नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए, इसी पर ही खास चर्चा हम करेंगे कंज्यूमर अड्डा में। शाम 5:57 पर जरूर देखिए, स्कूल में जंक होगा बंद। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहे, CNBC आवाज से जुड़े रहे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।